इमरान खान साहब जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक रहनुमा के घर गए तो इमरान खान साहब ने समझा कि ये कोई दो लोग जो हैं ये मुझे गिरफ्तार करने के लिए आए हैं। फवाद चौधरी से तेज दौड़ते हुए सेक्रेटरी के कमरे से भागकर वापस कोर्ट रूम में चले गए। असद उमर साहब काशिफ अब्बासी साहब के शो के अंदर आए हुए थे। इमरान खान लीडर हैं, उनका स्वाबदीद है, जो मर्जी स्ट्रैटेजी वो अडॉप्ट करना चाहें वो करें, मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता। 9 मई से पहले भी मुझे नजर आ रहा था कि जो कुछ भी हो रहा है ये ठीक नहीं हो रहा। पार्टी चेयरमैन ने मेरा पैगाम पढ़ा लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। पंजाब और केपी की असेंबलियां भी इमरान खान साहब ने अपनी जिद की और अना की वजह से तोड़ दी। मेरी असद उमर साहब के साथ उसके बाद बात हुई है। उन्होंने कहा ये इंटरव्यू जो है मैंने कुछ चीजों को क्लियर करने के लिए दिया है। नाउ द गेम इज ओवर फॉर असद उमर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डिजिटल चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। नाज़रीन, बड़ा एक धमाकेदार इंटरव्यू रात को आया है और वो आया है असद उमर साहब की जानिब से। असद उमर साहब काशिफ अब्बासी साहब के शो के अंदर आए हुए थे और अपनी गिरफ्तारी के बाद जब से उन्होंने पार्टी के सेक्रेटरी जनरल के ओहदे से इस्तीफ़ा दिया है उसके बाद ये पहला इंटरव्यू था और बड़े बड़े इंकशाफात असद उमर साहब ने अपने इस इंटरव्यू के अंदर किए हैं। इसको बैठ के डायसेक्ट करेंगे थोड़ी देर में भी, लेकिन इसके अलावा कुछ दीगर खबरें ज़रा जल्दी से आपके साथ शेयर कर लें। एक तो मुस्लिम लीग काफ के हवाले से बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हैं। चौधरी शुजात हुसैन अपने बेटे चौधरी सालिक हुसैन के साथ परवेज़ इलाही से मिलने के लिए गए थे और वहाँ पे परवेज़ इलाही से उनकी जेल के अंदर मुलाकात हुई है। उनका ये कहना है कि कोई सियासी बातचीत जो है वो आपस में नहीं हुई, सिर्फ मैं उनका हाल चाल पूछने के लिए गया हुआ था। उन्होंने कहा कि परवेज़ इलाही की तबीयत ठीक नहीं है, उनके पाँव जो हैं वो सूजे हुए थे और उनके वजह से जो है, मतलब ये बात उन्होंने नहीं कही लेकिन चौधरी शुजात की इंटरफेरेंस की वजह से या इंटरसेप्शन की वजह से लफ्ज़ इस्तेमाल होना चाहिए, उनको चौधरी परवेज़ इलाही को जो है वो बी क्लास बताया गया है कि दे दी गई है। इसके अलावा मुस्लिम लीग काफ के अंदर जो है एक नई तैनाती हो गई है, नई डेवलपमेंट हुई है और उन्होंने अपनी पार्टी का एक मरकज़ी तर्जुमान जो है वो अपॉइंट कर दिया है। कासिम मेहदी एक साहब हैं, उनको अपॉइंट किया गया है। कासिम मेहदी साहब जो हैं वो इससे पहले सियासत के अंदर जो है ये उनका पहला कदम है मेरी इतलात के मुताबिक, और गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी से वो पढ़े हुए हैं और उनको मुस्लिम लीग काफ के अंदर जो है ये नया ओहदा दिया गया है। मुस्लिम लीग काफ जो है वो इस वक्त वो भी काफ़ी मुतहर्रिक है और लोगों को नए लोगों को इंडक्ट कर रही है, तो ये उसी सिलसिले की एक और कड़ी है। अच्छा जी, इसके अलावा इमरान खान साहब जो हैं वो इस्लामाबाद में सरदार लतीफ़ खोसा के घर गए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है क्योंकि सरदार लतीफ़ खोसा जो है वो टेक्निकली अभी भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में है, तो इमरान खान साहब जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक रहनुमा के घर गए। मुलाकात के बाद लतीफ़ खोसा ने जो है वो मीडिया से गुफ्तगू की तो उनसे सवाल किया गया कि आप पार्टी तो नहीं ज्वाइन करने लगे। तो लतीफ़ खोसा साहब ने कहा एक तो मेरे घर पर जो फायरिंग हुई थी उसके हवाले से कंसर्न जाहिर किया और उन्होंने इज़हार यकजहती किया इमरान खान साहब ने। फिर उनसे सवाल हुआ कि पीपल्स पार्टी से कौन कौन आया, रज़ा रबानी, फ़रतुल्लाह बाबर ने इज़हार अफसोस किया। तो उन्होंने कहा जी उन्होंने टेलीफोन पर इज़हार अफसोस किया है, आए तो इमरान खान साहब हैं, ये कोई पहले प्राइम मिनिस्टर नहीं है जो मेरे घर आए हैं, इससे पहले शहीद बीबी भी मेरे घर आकर रह चुकी हैं, साबिक सदूर भी आए हैं। खान साहब ने मुझे कहा है कि मेरे पर जो कत्ल का केस है उसमें आप मेरी वकालत करें, मैंने वो केस कबूल कर लिया है। एक नया प्लान बनाया जा रहा है जो कि मुझे खान साहब ने बताया है कि अगर मैं यानी कि इमरान खान साहब कोयटा गए तो उनके ऊपर कातिलाना हमला हो सकता है। तो इमरान खान साहब ने एक और जो है वो ये प्रेडिक्शन की है कि उनके ऊपर एक और कातिलाना हमला भी हो सकता है। अच्छा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से रिलेटेड एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्लिप जो है वो सामने आया है। यहाँ पर जो नए मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब जो हैं, जो आज उन्होंने अपने ओहदे का हलफ उठाया, तो वहाँ पे बिलावल भुट्टो जरदारी और मुराद अली शाह CM सिंध और गवर्नर सिंध, ये लोग सब लोग जो हैं वहाँ पे मौजूद थे। इस तकरीब के अंदर नबील गबोल जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक रहनुमा हैं, वो बिलावल भुट्टो से जब मिलने के लिए आए तो बिलावल भुट्टो ने जो है बड़ी एक खफकी का वहाँ पे इजहार किया। ये स्क्रीन के अंदर आप देख भी रहे हैं कि उन्होंने हाथ से जो है उनको परे कर दिया। नबील गबोल ने, आपको याद होगा कि रिसेंटली फिरदौस आशिक अवान के हवाले से भी जो है एक बड़ा ही बेहुदा किस्म का एक ट्वीट किया था, बाद में उसे डिलीट कर दिया था। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से नबील गबोल साहब जो हैं कुछ ज़्यादा गुड बुक्स के अंदर नहीं है मेरी इतलात के मुताबिक, और ये जो क्लिप है ये सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी वायरल हुआ है और इससे उस बात को तक़वीत मिलती है कि नबील गबोल साहब जो है ना, कोई उनका अच्छा वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में नहीं चल रहा है, क्योंकि आपके पार्टी के जो चेयरमैन है वो अगर आपको इस तरह धुतकार दें तो ज़ाहिर बात है दीज डू नॉट गुड मेक गुड विजुअल्स। तो एक डेवलपमेंट जो है वो ये हुई है। इसके अलावा सीनियर सहाफ़ी हैं नासिर इकबाल साहब। नासिर इकबाल साहब डॉन के लिए लिखते हैं और सुप्रीम कोर्ट की बीट को कवर करते हैं।
उन्होंने अब्दुल कयूम सिद्दीकी साहब जो कि यूट्यूब के ऊपर अपना वीलॉग करते हैं, तो उस वीलॉग के दौरान उन्होंने एक वाक़े का जिक्र किया है इमरान खान साहब के बारे में। अब ये उनकी स्टोरी है, इज़ अ वेरी क्रेडिबल जर्नलिस्ट। उनका ये कहना है, पिछले हफ्ते इमरान खान इस्लामाबाद हाई कोर्ट पेशी के मौके पर चीफ जस्टिस के सेक्रेटरी के कमरे में वॉशरूम इस्तेमाल करने के लिए गए। इसी दौरान लॉ एंड जस्टिस कमीशन के 2 आदमी फाइल पर दस्तखत करवाने के लिए इमरान खान के पास गए, वहाँ पे उसी कमरे के अंदर। तो इमरान खान साहब ने समझा कि ये मुझे गिरफ्तार करने के लिए आए हैं, ये कोई 2 लोग जो हैं ये मुझे गिरफ्तार करने के लिए आए हैं। इमरान खान ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक साहब के सेक्रेटरी को धक्का दिया और फवाद चौधरी से तेज़ दौड़ते हुए सेक्रेटरी के कमरे से भागकर वापस कोर्ट रूम में चले गए। तो ये उन्होंने इस वाक़े का इंकशाफ किया। अभी तक ये कहीं पे इससे पहले कभी रिपोर्ट नहीं हुआ था। ये नासिर इकबाल साहब ने ये खबर जो है वो दी है। चंद सहाफ़ी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बीट को कवर करते हैं वो डिनाई करते हैं कि नहीं, इस किस्म का कोई वाक़या पेश नहीं आया, लेकिन नासिर इकबाल साहब जो हैं वो एक बड़े क्रेडिबल नाम है इस्लामाबाद की जर्नलिस्ट कम्युनिटी के अंदर। तो अगर उन्होंने ये ख़बर दी, और मैंने अक्सर औक़ात नासिर इकबाल साहब को जो है वो अपने तज्ज़िये देते हुए, ख़बरें देते हुए मैंने देखा है, बड़े मोहतात तरीके से, ध्यान से वो अपने अल्फाज अदा करते हैं। तो इतनी बड़ी बात जो है वो उन्होंने वैसी नहीं कर दी होगी। डेफिनेटली कोई ना कोई तो बात ऐसी हुई है जिसकी वजह से नासिर इकबाल साहब जो है बात कर रहे हैं। फवाद चौधरी साहब का आपको याद है कि जब उनका भी इस तरह का वाक़या पेश आया था, जब वो उनको बेल मिली थी और वो जाने लगे थे, तो उसी वक्त जो है वो वहाँ पे पुलिस का दस्ता आया था उनको गिरफ़्तार करने के लिए। तो फवाद चौधरी साहब ने भी जो एक दौड़ लगाई थी, बड़ा मजाक उड़ाया गया था उस वक्त फवाद चौधरी का। लेकिन मैंने उस वक्त भी बात की थी कि इसमें मजाक उड़ाने वाली बात नहीं है। मुझे अफसोस हो रहा था ये सारे मनाजिर देखते हुए। ये पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए, पाकिस्तान की सियासी जमातों के लिए कोई अच्छे मनाजिर नहीं है कि एक पॉलिटिशियन को जो है वो इस तरह अपनी जान बचा के भागना पड़े। तो इमरान खान साहब का भी क्या फेयर होगा अगर ये वाक़या इस तरह पेश आया, तो इमरान खान साहब के ज़हन में भी कितना फेयर होगा कि जिसकी वजह से जो है उन्होंने इस तरह दौड़ लगाई होगी। अच्छा जी, अब आ जाएँ असद उमर साहब के इंटरव्यू की तरफ। असद उमर साहब जो हैं वो आप जानते हैं कि पहले सेक्रेटरी जनरल थे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के, फिर इनको गिरफ़्तार किया गया। गिरफ़्तार करने के बाद जो है वो कुछ दिन अंदर रहे। उसके बाद जब इनको रिहा किया गया तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आए, और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो है उन्होंने कहा कि जी, पहले तो उन्होंने 9 मई के वाक़यात की मज़म्मत की, जो कि आजकल एक आप समझ लीजिए कि रटा रटाया स्क्रिप्ट है, वो सारे ही मज़म्मत करते हैं सबसे पहले आके। उसके बाद उन्होंने पार्टी के सेक्रेटरी जनरल के ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया, और उन्होंने दीगर भी जहाँ जहाँ पे उनके पास कोई ओहदे थे सबसे उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। और उसके बाद कल रात को जो है वो काशिफ अब्बासी साहब के शो के अंदर पहला ये इंटरव्यू था जो असद उमर साहब ने दिया है। इससे पहले कल जब इमरान खान साहब अपनी ज़मानत के लिए आए हुए थे जुडिशल कॉम्प्लेक्स, तो वहीं पे असद उमर साहब भी वहाँ पे मौजूद थे, और सब कोर्ट रिपोर्टर्स के सामने बड़ी उन्होंने सर्द मोहरी का मुजाहरा किया असद उमर साहब की जानिब। असद उमर साहब जो हैं वो उनसे मिलना चाह रहे थे, लेकिन इमरान खान साहब ने कोई ज़्यादा अच्छे तरीके से गर्म जोशी के साथ उनके साथ मीटिंग नहीं की। इवन दो बाद में असद उमर साहब ने बाहर आके मीडिया से कहा कि जी नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरा जितना काम था मैं बस उसके लिए आया था। लेकिन यू कुड फील द टेंशन इन द एयर, मतलब अगर मैं इसको आसान अल्फाज में आपके सामने रखूँ तो साथ ही उसके बाद रात को असद उमर साहब ने जो है वो एक इंटरव्यू दिया। अच्छा, इंटरव्यू क्या है मैं अभी उसके ऊपर आता हूँ, लेकिन मेरी असद उमर साहब के साथ उसके बाद बात हुई है इंटरव्यू के बाद। तो मैंने उनसे जो भी बात की, खैर वो तो मेरी उनके दरमियान गुफ्तगू थी, लेकिन एक बात, एक जुमला उन्होंने बीच में कहा जो मेरे लिए बड़ा इंटरेस्टिंग था। उन्होंने कहा ये इंटरव्यू जो है मैंने कुछ चीज़ों को क्लियर करने के लिए दिया है। यानी मुझे उनकी गुफ्तगू से इस तरह का एक इम्प्रेशन आया कि जैसे सुबह जो कुछ हुआ है ये शायद उसी वक्त उन्होंने प्लान बनाया कि नहीं, आई हैव टू गो ऑन द मीडिया और मैंने इन चीज़ों को कुछ क्लियर करना है। और जिसके बाद वो आए और काशिफ अब्बासी साहब के शो के अंदर जो है उन्होंने ये इंटरव्यू दिया। अब इंटरव्यू क्या है वो भी बड़ा चश्मकुशा है, मतलब उसके अंदर भी बहुत सी बातें हैं। एक तो सबसे पहले उनसे सवाल हुआ कि जी ओहदा क्यों छोड़ा आपने जब आपकी गिरफ्तारी हुई उसके बाद ओहदा क्यों छोड़ा? तो उन्होंने कहा जी खान साहब को मैसेज में ये समझाया था कि क्यों छोड़ा। यानी असद उमर साहब कह रहे हैं कि मैंने खान साहब को एक मैसेज लिखा था। उन्होंने कहा मैं पहले भी टीवी प्रोग्राम्स में कहता रहा हूँ कि सबको 2 कदम पीछे हटने की ज़रूरत है और आपको अपनी आइडियल आउटकम से नीचे आकर कॉम्प्रोमाइज़ करके सोल्यूशन निकालना पड़ेगा, वरना मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है। अब आगे की जो लाइन्स है बड़ी इंटरेस्टिंग है, ये गौर से सुनिएगा। उन्होंने कहा जो स्ट्रैटेजी हम इस वक्त फॉलो कर रहे हैं, और वो इमरान खान लीडर हैं, उनका स्वाबदीद है, जो मर्जी स्ट्रैटेजी वो अडॉप्ट करना चाहें वो करें, मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता। अब ये एक बहुत बड़ी पब्लिक पोजीशन थी असद उमर साहब के लिए जो उन्होंने इमरान खान साहब के अगेंस्ट ली,
कि जी जो पोजीशन इमरान खान साहब ले रहे हैं मैं उससे एग्री नहीं करता। और ये बात ज़हन में रखिएगा कि टेक्निकली स्पीकिंग असद उमर साहब अभी भी पीटीआई के अंदर हैं, तो पीटीआई में रहते हुए उन्होंने पीटीआई के चेयरमैन से जो है वो इख्तलाफ किया और पब्लिक डोमेन में आके किया। कितनी को फ्रस्ट्रेशन हो चुकी होगी कि यहाँ तक जो है वो बात पहुँची कि उन्होंने यहाँ तक कहा। और अगर आपको ये लगता है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ जिस तरह फिरदौस आशिक अवान साहिबा छोड़ के गई, मौलवी महमूद छोड़ के गए, फैजुल हसन चौहान छोड़ के गए, इन्होंने जाके जो है उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बुरा भला भी कहा। असद उमर साहब ने ऐसी कोई बात नहीं की पीटीआई के बारे में। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब से रिलेटेड सिर्फ इतनी बात की कि मैं इनकी स्ट्रैटेजी से एग्री नहीं करता और ये जिस तरह लेके चल रहे हैं पार्टी को, मैं इनकी बात से एग्री नहीं करता। उन्होंने कहा कि बतौर सेक्रेटरी जनरल मेरा काम हिकमत अमली पर अमल करना है, तो जिस स्ट्रैटेजी से मैं इख्तलाफ कर रहा हूँ उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी मैं ठीक नहीं कर सकता। ये फैक्ट है कि ज़ाहिरी बात है, अगर आपको जो स्ट्रैटेजी बताई जा रही है चेयरमैन की जानिब से और आपको लगता है कि नहीं ये स्ट्रैटेजी गलत है, तो फिर आपके लिए भी ज़ाहिरी बात है उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करवाना डिफ़िकल्ट हो जाता है। आई थिंक इज़ गॉट अ वेरी वैलिड पॉइंट ओवर हियर। तो उन्होंने कहा कि ऐसा बंदा होना चाहिए जो इस पर यकीन रखता हो, तो ये वजह है, ये उन्होंने कहा कि ये वजह है जिसकी वजह से जो है मैंने सेक्रेटरी जनरल के ओहदे से जो है वो इस्तीफ़ा दिया। आगे फिर उनसे सवाल हुआ कि 9 मई से पहले आप इख्तलाफ कर रहे थे या बाद में आपने करना शुरू किया? उन्होंने कहा पहले से, मैं 9 मई से पहले से इमरान खान साहब से इख्तलाफ कर रहा था। उन्होंने कहा कि जो चीज़ें हम पहले कह रहे थे कि मुख्तलिफ सिमत में जा रही हैं वो हमें 9 मई को होती हुई नजर आई। सो इसका मतलब है कि असद उमर साहब ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से पार्टी को 9 मई से पहले भी चलाया जा रहा था और जिसके अंदर मतलब ऑब्वियसली एक इमरान खान साहब ने लाइन ली हुई थी, फ़ौज को जलसों के अंदर खड़े होकर बुरा भला कहना, मीर जाफ़र, मीर सादिक और इस तरह का, मतलब डर्टी हैरी और DGISI हो जाए, DGC हो जाए, सबके ऊपर जो है उन्होंने हर किस्म के इल्ज़ाम लगाए। तो असद उमर साहब जो है वो एक वाज़े तौर पे ये बात कह रहे थे कि मैं इवन 9 मई से पहले भी मुझे नज़र आ रहा था कि जो कुछ भी हो रहा है ये ठीक नहीं हो रहा, और उसके बाद 9 मई को जो कुछ हुआ उससे क्लियर कट नज़र आ गया कि वाकई जो है वो डायरेक्शन गलत थी। आगे फिर उनसे सवाल हुआ कि जी आपने क्या कहा स्ट्रैटेजी से इख्तलाफ करता हूँ, किस स्ट्रैटेजी से इख्तलाफ करते हैं? तो असद उमर साहब ने कहा जी टकराव की स्ट्रैटेजी से इतफाक़ नहीं करता, कई बार मैं कह चुका हूँ, ये कहना दीगर सियासी क़ुव्वतों के साथ नहीं बैठेंगे, ऐसा नहीं करना चाहिए। वेरी वेल सेड। उन्होंने कहा हर चैनल पर बैठ कर कहता रहा हूँ सियासतदानों को आपस में बैठ कर बात करनी चाहिए। 1 मिनट के लिए हम ये फ़र्ज़ कर लेते हैं कि सीनियर 3 या 5 ऑफिसर्स हैं जो गलत फ़ैसले कर रहे हैं, यानी फ़ौज की बात कर रहे हैं, लेकिन इदारा 5 अफसरों का नहीं, इदारा 6 लाख फ़ौजियों का भी नहीं, इदारा कौम का है। इसलिए अगर हम कौमी लीडरशिप अपने आप को कहते हैं तो समझते हैं कि हमारा इस्तेकाक है कि हम कौम को लीड करें, तो जो कौम का अहम तरीन इदारा है उसका जो रिश्ता है कौम के साथ वो भी हमारी जिम्मेदारी है, उस अफसर की जिम्मेदारी नहीं है। तो असद उमर साहब जो है बड़ा, मेरे ख्याल में यहाँ पे भी उन्होंने एक बड़ी वैलिड बात की है कि सबसे पहली बात तो ये कि वो हमेशा, उन्होंने कहा मैं मुज़ाकरात की बात करता था कि हर किस्म के जो है वो मुज़ाकरात होने चाहिए थे, लेकिन इमरान खान साहब जो है वो इसके हक़ में नहीं थे। और इमरान खान साहब वो जो इमरान खान साहब की पुरानी पोजीशन है, मैं नहीं बात करूँगा, लेकिन अब आपने रिसेंटली उनकी गुफ्तगू सुनी होगी कि अब वो मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हो चुके हैं कि हाँ जी आओ मेरे साथ बात करो, और मैं तो बात भी करना चाहता हूँ। अच्छा, लेकिन मसला ये है कि वो कहते हैं मैं बात करना चाहता हूँ आर्मी चीफ से। तो आर्मी चीफ जो है मुझसे, मैंने उनको पैगाम भी भिजवाए हैं, लेकिन वो मेरे पैगाम का जवाब ही नहीं देते। मसला ये है ना, आपकी डायरेक्शन ही एक एंटी डेमोक्रेटिक डायरेक्शन है। एंटी डेमोक्रेटिक डायरेक्शन लेके आप चाहते हैं कि डेमोक्रेसी जो है वो मुल्क के अंदर पूरी तरह वापस आए, ये प्रॉब्लम है। आगे से उन्होंने फिर एक सवाल हुआ जी अप्रैल से 9 मई तक 13 महीने आप ये समझते रहे लेकिन इस पॉलिसी के साथ चलते रहे, यानी इससे पहले भी आप इख्तिलाफ कर रहे थे लेकिन फिर भी आप इस पॉलिसी के साथ चल रहे थे। उन्होंने कहा मैंने 12 दफ़ा आपके प्रोग्रामों में ये बात की है, आपको क्रेडिट देना पड़ेगा खान साहब को कि इस बात का कि वो कह रहे हैं कि मैं बात ही नहीं करूँगा PDM से, और मैं पार्टी का सेक्रेटरी जनरल होकर हर प्रोग्राम में बैठ कर ये बात कर रहा हूँ कि सियासतदानों को आपस में बैठ के हर मसला हल करना चाहिए। दूसरा, आपके प्रोग्राम में अप्रैल या मई 2022 में बैठकर मैंने बोला था कि फ़ौज मेरे लिए एक इमोशनल इशू है, बहुत वायरल हुआ था। बेसिकली असद उमर साहब और मोहम्मद ज़ुबैर साहब, ये जो दोनों भाई हैं, इनके वालिद साहब जो हैं वो एक आर्मी ऑफिसर थे, तो इस वजह से वो ये बात कह रहे हैं कि मेरे लिए बड़ा एक इमोशनल इशू है। उन्होंने कहा फ़र्क क्या हो रहा है, पहले मैं एक स्ट्रैटेजी से इख्तलाफ कर रहा हूँ, मैं पब्लिकली एक पोजीशन भी ले रहा हूँ और इमरान खान चेयरमैन है, वो इस इख्तलाफ को बर्दाश्त भी कर रहे हैं और मैं पार्टी का सेक्रेटरी जनरल भी हूँ, इमरान खान को इस बात का क्रेडिट दें। और क्यों हम ये कह रहे थे, क्योंकि हमें आगे ख़तरात नज़र आ रहे थे। तो वैसे टेक्निकली स्पीकिंग मुझे कहना पड़ेगा यहाँ पे कि पार्टी का जो सेक्रेटरी जनरल है वो पार्टी के चेयरमैन से ज़्यादा मैच्योर है, वो ज़्यादा मैच्योर है। इवन दो असद उमर साहब की पॉलिटिक्स के अंदर एंट्री इमरान खान साहब से बहुत लेट है, मेरे ख्याल में और कुछ नहीं तो
अब मैं कह सकता हूँ कि शायद 15 को साल लेट होगी। 15 साल का फ़र्क है दोनों की सियासी एक्सपीरियंस का। लेकिन असद उमर साहब जो है वो इमरान खान साहब से ज़्यादा मैच्योर एक्ट कर रहे थे। उसके बाद उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता साल अक्टूबर में कमर जावेद बाजवा के साथ हमारी मीटिंग हुई। उस मीटिंग में मैंने भी कहा था कि यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं ये मुल्क की बेहतरी के लिए अपनी तरफ से फ़ैसले करने की कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन तहरीक इंसाफ के लोग भी थे और फ़ौज के लोग भी थे। लेकिन जब तारीख लिखी जाएगी तो हमें लिखा जाएगा कि हम मसाइल हल करने में नाकाम हुए। फिर उनसे सवाल हुआ कि लोग जेल गए हैं, उनको सोचने का मौका मिला है, बाहर आए हैं, सीधे प्रेस क्लब गए, सारों ने किया है, बाकियों में और आप में फ़र्क ये है कि बाकियों ने इस्तीफ़े दे दिए, पार्टी छोड़ दी और बाद अज़ां दूसरी पार्टियां भी ज्वाइन कर लीं। आप वाहिद थे, सब ने कहा कि आपने प्रेशर में किया। उन्होंने कहा कि असद उमर साहब ने जवाब दिया, मसला जेल का नहीं है, मसला ये है कि आप इतफाक़ करते हैं कि ये जो सूरत हाल है जिसके लिए जेल जाना पड़ रहा है ये ठीक है, या आपके ख्याल में इसके अंदर तब्दीली की ज़रूरत है। तो उन्होंने सवाल किया कि ये बात आपने चेयरमैन को बताई? उन्होंने कहा जो बात आपको बताई वही मैंने तफसील से मैसेज लिखकर उनको भेजा। पार्टी चेयरमैन ने मेरा पैगाम पढ़ा लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। मेरे ख्याल में व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज भेजा होगा, 2 टिक आ गए होंगे और उसके बाद वो नीले भी हो गए होंगे। तो इसलिए असद उमर साहब को पता लग गया कि उन्होंने मैसेज तो पढ़ लिया इमरान खान साहब ने, लेकिन इमरान खान साहब ने इतना नहीं किया कि उस मैसेज का जवाब तक असद उमर साहब को दे सकें। आप देखिए ज़रा कहाँ तक बात चली गई भी। सो इसलिए जो मनाजिर वो जो अभी थोड़ी देर पहले मैं आपसे बात कर रहा था ना कि कोर्ट रूम में जो लोगों ने देखा है, जो सर्द मोहरी देखी है, वो प्रैक्टिकली हुई है कि बात यहाँ तक आ गई है कि असद उमर के मैसेज का जवाब तक नहीं दिया जा रहा और वो शख्स अभी भी पीटीआई में है, वो पीटीआई नहीं छोड़ के जा रहे। फिर भी जब ऐसी सूरत हाल होगी तो जाहिर बात है क्यों आप सेक्रेटरी जनरल के ओहदे के ऊपर बैठे रहेंगे? फिर तो कोई सेंस ही नहीं बनती ना कि आप सेक्रेटरी जनरल के ओहदे पे बैठे रहें। तो उनसे अगला सवाल फिर किया गया कि यानी वो आपसे इतफाक़ नहीं करते? तो असद उमर साहब ने कहा ज़ाहिर है वो इतफाक़ नहीं करते। तो फिर सवाल हुआ कोई डील ऑफ़र हुई है आपको? उन्होंने कहा कोई डील ऑफ़र नहीं हुई, लेकिन मुख्तलिफ़ ज़राए से दावतनामे दिए गए हैं, मुख्तलिफ़ ज़राए से इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत की दावत दी गई। पीटीआई के अलावा मेरी कोई सियासत नहीं, पीटीआई की एक मखसूस स्ट्रैटेजी से इतफाक़ नहीं करता, पीटीआई किसी और रास्ते पर निकल पड़ती है तो सियासत ही छोड़ दूंगा। पीटीआई में -1 होगा तो पार्टी ही नहीं रहेगी। मैं 2021 में फ़ैसला कर चुका था कि मैं 2023 का इलेक्शन नहीं लड़ूंगा और ये ज़ाती फ़ैसला था, इसका सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं। अब ऐसी सूरत हाल हो गई है कि हो सकता है कि इलेक्शन लड़ूँ। उन्होंने कहा इलेक्शन होंगे तो टिकट के लिए मैं अप्लाई करूंगा, अगर नहीं मिलता तो फिर किसी और पार्टी से सियासत नहीं करूंगा। फिर सवाल हुआ कि आपको लगता है आप लोगों ने 9 मई को मैनेज किया? आपकी बातें सुनकर लगता है कि जैसे ये तो होना ही था, तो क्या ये तहरीक इंसाफ की स्ट्रैटेजी थी? उन्होंने कहा 9 मई को जो वाक़यात हुए पार्टी में ऐसा करने से मुतल्लिक कोई बात नहीं हुई है। ज़ाहिर बात है पार्टी की अभी तक मीटिंग कौन सी हुई है, आपस में इकट्ठे तो बैठ ही नहीं सके अभी तक ये लोग। एक एक करके शाह महमूद कुरैशी साहब यहाँ जाके मिले हैं, या सब्तैन खान साहब मेरे सामने एक दफ़ा जाके इमरान खान साहब से मिले थे। तो एक एक करके तो मिल रहे हैं, पार्टी के भी कोई ग्रैंड आपस में तो मीटिंग हुई नहीं है, लोग डरे हुए इतने। फिर सवाल हुआ आप पार्टी छोड़ने वाले खुलकर तनकीद कर रहे हैं कि हॉक्स ने पार्टी पर कब्जा किया हुआ था, सियासी जहन रखने वालों की बात नहीं सुनते थे, किस हद तक ये बात ठीक है? उन्होंने कहा यह कहना कि 4 या 5 लोग थे जो मशवरे देते थे और माने जाते थे, ऐसा नहीं है। और असम्बलियाँ फवाद चौधरी ने तहलील करा दी। फवाद चौधरी 36 और मशवरे देते थे लेकिन वो नहीं माने जाते थे, तो ये कहना दुरुस्त नहीं। फिर सवाल हुआ कि अब पीटीआई के किस किस शख्स से राब्ते में हैं? तो उन्होंने कहा कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी बनने के बाद पीटीआई छोड़ने वालों से मेरी कोई बातचीत नहीं हुई है। तो फिर सवाल हुआ परवेज़ खटक छोड़ कर जा रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि परवेज़ खटक से जल्द मेरी मुलाकात होगी, पार्टी छोड़ने से मुतल्लिक मैं पूछूंगा। मेरी जब आखिरी बार बात हुई थी तो वो कह रहे थे कि नौशेरा की सीट बल्ले के बगैर जीतना मुश्किल है। फिर उनसे सवाल हुआ आप लोगों को इलेक्शन मिल रहे थे, क्यों नहीं लिए? कि जब मुज़ाकरात हो रहे थे और आपको इलेक्शन की डेट दी जा रही थी, आप तो क्यों नहीं ली उस वक्त? तो असद उमर साहब ने कहा कि लेने चाहिए थे, हमें उस वक्त उस डेट पर मान जाना चाहिए था। असम्बलियों की तहलील जुलाई में हो जाती, हमें मशवरा कबूल कर लेना चाहिए था। एक मीटिंग थी जिसमें खान साहब नहीं थे, तकरीबन सारी सीनियर क़यादत मौजूद थी, मुज़ाकराती कमेटी के तीनों मेंबर मौजूद थे, शाह महमूद कुरैशी, अली ज़फ़र, फवाद चौधरी। हर एक से मैंने पूछा कि आपके ख्याल में हमें डेट लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, सवाए एक के तमाम लीडरशिप का व्यू यही था कि लेना चाहिए। हम सारी जदोजहद इलेक्शन लेने के लिए कर रहे हैं ना, अगर वो बदनीयत होंगे और नहीं करेंगे तो एक्सपोज तो होंगे ना। पहली दफ़ा उमर अता बंदियाल ने हमें प्लेटफॉर्म दिया था, मेरे ख्याल में हमें उस वक्त डील को फाइनल कर लेना चाहिए था, क्योंकि जो मुआहदा होना था वो सुप्रीम कोर्ट में जमा होना था, अगर वो फिरते तो एक्सपोज होते। फिर सवाल हुआ उसको इनकार किसने किया? उन्होंने कहा जी चेयरमैन साहब ने, कि पीटीआई चेयरमैन इमरान खान साहब ने इनकार कर दिया। अच्छा, इस पर भी मैं बता दूंगी, ये बड़ी बात होती है कि पीटीआई के अंदर फैसले एक आदमी करता है और इमरान खान किसी की सुनते नहीं है, ये दुरुस्त नहीं है। बड़ी खुली डिस्कशन होती है,
इमरान खान दूसरे लोगों की ओपिनियन सुनकर फैसले करते हैं और कई दफ़ा अपने ओपिनियन को बदल देते हैं, लेकिन जो बहुत बड़े फैसले होते हैं वहाँ पर फिर मेच्योरिटी नहीं चलती और मेजॉरिटी नहीं चलती। और किसी भी बड़े इदारे में ऐसा नहीं होता, वहाँ पर सुन ली सबकी बात और फिर चेयरमैन का जो अपना व्यू है वही है। तो यानी एंड में तो फिर डिक्टेटरशिप ही हुई ना, कि जी बाकी बेशक मेजॉरिटी व्यू दे रहे हो, लेकिन अगर इमरान खान साहब ने कह दिया तो वीटो हो गया वो। इस तरह पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली तहलील के फैसले में भी मैं खिलाफ था और 99% MPs भी खिलाफ थे कि जी पंजाब और KP की असम्बलियाँ भी इमरान खान साहब ने अपनी जिद की और अना की वजह से तोड़ दिया। नहीं, जमहूरियत से होना चाहिए फैसला ये बिल्कुल फजूल बात है। जितने भी कामयाब इदारे होते हैं वहाँ पर जितने भी बड़े फैसले होते हैं वो ऐसे ही होते हैं। असद उमर साहब अब इस बात को इंडोर्स भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा 99% वोट इमरान खान का है। शाह महमूद कुरैशी और असद उमर कहीं के नहीं जी नहीं कहें कि जी नहीं हमारी बात सुने तो पहले जाकर इमरान खान जितना वोट बैंक बना लें, फिर ज़रूर बात मनवा लें। तो ये जनाब असद उमर साहब का जो है वो पूरा इंटरव्यू था। मेरा ख्याल में ये सारी गुफ्तगू के बाद मुझे लगता है कि नाउ द गेम इज़ ओवर फॉर असद उमर। मुझे नहीं लगता कि अब PTI के अंदर जो है उनके ज़्यादा दिन अब यहाँ पे बचे हैं। अब मुझे नहीं पता, ज़ाहिर बात है वो आगे किसी पार्टी को ज्वाइन करने का फ़ैसला करते हैं या सियासत छोड़ देते हैं, मुझे नहीं पता। लेकिन जो पब्लिक पोजीशन मेरे ख्याल में असद उमर साहब ने ले ली है और जितनी बातें उन्होंने कह दी हैं, मुश्किल लगता है, काफ़ी मुश्किल लगता है कि यहाँ से अब कोई रोड टू रिकवरी जो है वो है। मैं असद उमर साहब की बतौर एक सियासतदान मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ और मैं आई वॉन्ट टू से दैट इवन दो मैं उनकी चंद बातों से इख्तलाफ करता हूँ, लेकिन मैं इस बारे में मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट इसलिए करता हूँ क्योंकि मैंने बहुत कम एक तो इस शख्स को कोई लूज़ टॉक करते हुए देखा है, कोई गंदी ज़बान इस्तेमाल करते हुए देखा, और मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं सियासत के अंदर जो है ना, मुझे नफ़रत है ये गालिम गलोच और इस किस्म के कल्चर से। तो असद उमर साहब को मैंने कभी ये हरकत करते देखा नहीं है। डिसेंसी के साथ कभी कभार, बल्कि कभी कभार नहीं, मैनी ऑफ द टाइम्स जब वो अपना आर्गूमेंट देते हैं तो बड़े सॉलिड बेसिस के ऊपर अपना आर्गूमेंट देते हैं। कुछ जगहों के ऊपर जिस तरह वो मुराद सईद ने जिस तरह वो $100 मिलियन इधर $100 मिलियन, कुछ जगहों के ऊपर असद उमर साहब ने भी इस तरह के बयान दिए हैं। बट दैट्स फाइन, मैं पॉलिटिशियंस को जो है इतना स्पेस में देने के लिए तैयार हूँ। उन्होंने वादे शादे करने होते हैं इस तरह के, तो दैट्स फाइन। लेकिन बजात ऑन द होल अगर मैं उठा के देखूँ ना, असद उमर साहब इज़ गुड पॉलिटिशियन। और मेरा ख्याल में बाकी लोग जो हैं जो पार्टी छोड़ के गए या इमरान खान साहब से दूर हो गए, अगर ये होता है जिस चीज़ के शक का मैं इजहार कर रहा था, अगर वाकई इस तरह होता है तो मेरे ख्याल में इमरान खान साहब का एक बहुत बड़ा लॉस होगा, PTI का बहुत बड़ा लॉस होगा अगर असद उमर साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से राहें जुदा कर ली। और कल रात के इंटरव्यू के बाद द साइंस आर नॉट वेरी गुड। अगली वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।